नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। प्रिय विद्यार्थियों, हमने शुरू किया था क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, क्वांटम यांत्रिकी का विकास। और उसमें हमने देखा था कि हमें बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे मिले 20वीं सदी की शुरुआत में जिसका हम क्लासिकल यांत्रिकी से, क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई एक्सप्लेनेशन पूरी तरह नहीं दे पाए। और इसी संदर्भ में हमने देखा था, शुरुआत की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। और हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हमें किस प्रकार से मिलता है और क्लासिकल से हम इसे किस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। और हमने विभिन्न नियम दिए इसके लिए, वीन का विस्थापन नियम दिया, वीन का विकिरण नियम दिया, रेले जीन्स का नियम दिया और स्टीफन का नियम दिया इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। फिर भी हम इसको पूरी तरह समझने में क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ नहीं पाए इसको। और इसीलिए कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने के लिए प्लांक ने अवधारणा अपनी प्रस्तुत की और उसकी अवधारणा के अनुसार हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ निकाला गया और उस प्लैंक रेडिएशन लॉ के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने का प्रयास किया गया। और हम उसके द्वारा चारों नियम निकालने में, जो क्लासिकल के द्वारा 4 नियम दिए गए थे कृष्णिका को समझने के लिए, उसको समझने में हम एक ही नियम द्वारा सफल हो पाए। और ये क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा ही संभव हो पाया, और जो कि प्लांक का क्वांटम यांत्रिकी का प्लांक्स का रेडिएशन लॉ भी कहलाता है। तो अब प्लैंक के रेडिएशन लॉ को हम कैसे निकालते हैं, प्लांक के रेडिएशन लॉ से पहले हमने क्या अवधारणाएं मानी गई और किस प्रकार से अवधारणाओं को मानते हुए प्लांक्स का रेडिएशन लॉ निकाला गया, उस आधार पर किस प्रकार से क्लासिकल नियमों की व्याख्या की गई, ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांक ने कृष्णिका विकिरण के समझने के लिए जो अपने कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के बेसिक पॉइंट्स क्या थे कि संपूर्ण कृष्णिका में आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलक हैं। यानी जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो क्यों, जो विकिरण मुझे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी कृष्णिका में एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी किसी ताप पर हमारे पास कृष्णिका है और उस ताप पर जो एटम है उसके वो वाइब्रेट कर रहे हैं और सरल आवर्ती दोलक हैं वो, और वो एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करते हैं। प्रत्येक दोलक अपनी एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है। और इस कृष्णिका में जो ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है वो सतत रूप से नहीं होता है। ये ऊर्जा का अवशोषण या जो उत्सर्जन है वो ये आवृत्ति के hν के किसी पूर्ण गुणज के बराबर है। यानी कि जो दोलक की आवृत्ति है वो nhν है, यानी hν का एक पूर्ण गुणज है। तो पैकेट्स के रूप में या तो ऊर्जा दी जा रही है या पैकेट्स के रूप में ली जा रही है। वो पैकेट hν का हो सकता है, वो पैकेट 2hν का हो सकता है, वो पैकेट 3hν का हो सकता है, लेकिन हाफ इंटीग्रल नहीं हो सकता, हाफ hν नहीं हो सकता, 5/2 hν नहीं हो सकता। यानी पूर्णांकों के रूप में ऊर्जा जो जाएगी वो ये पैकेट के रूप में जाएगी, और वो पूरा पैकेट किस रूप में है, या तो hν के रूप में है, या 2hν के रूप में है, या 3hν के रूप में है। तो इस प्रकार से ऊर्जा बंडल्स के रूप में जा रही है, पैकेट्स के रूप में दी जा रही है और पैकेट्स के रूप में ही ली जा रही है। और इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्वांटा सिद्धांत। जबकि क्लासिकली ऊर्जा हम मानते हैं सतत रूप से दी जाती है और सतत रूप से ली जाती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है क्वांटम यांत्रिकी और क्लासिकल यांत्रिकी के मध्य, कि ऊर्जा जो है क्लासिकली सतत मानी जाती है, सतत रूप से दी जा सकती है, सतत रूप से ली जा सकती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऊर्जा सतत रूप से ना तो दी जा सकती है ना ली जा सकती है। ये एक पैकेट्स के रूप में hν 2hν यानी nhν के पैकेट्स के रूप में ली जाती है और दी जाती है। यानी ऊर्जा कैसी है, क्वांटाइज्ड है। अब साथ में ये भी माना उसने, हमारे पास प्लांक ने ये भी माना कि आपके पास जो कृष्णिका में है दोलक जो है उसकी कंपन विधाओं की संख्या, वो अप्रगामी तरंग अवधारणा में जैसे हम यूज़ करते हैं उसके आधार पर जो कंपन विधाओं की संख्या मुझे मिलती है, मैं जानती हूँ 8πν²du/c³ के बराबर होती है। तो यही अवधारणा प्लांक ने यूज़ की कि जो प्रत्येक दोलन है उसकी कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है, 8πν²du/c³ के बराबर होती है। और ये भी ध्यान रहे कि चूँकि फोटोन की ऊर्जा जो है यहाँ पर हमने कहा कि वो hν के पैकेट्स में होती है, तो इसका मतलब न्यू का कोई फलन होती है, केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसलिए जो विकिरण तीव्रता है, जो फोटोन की ऊर्जा हम जान रहे हैं कि केवल आवृत्ति पर निर्भर है, इसलिए यह जो ऊर्जा है वो विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। तो इसलिए विकिरण की तीव्रता बढ़ने पर
विकिरण ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, ये हमें समझना है। और ये चिरसम्मत धारणा के विपरीत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्लासिकली कि अगर विकिरण तीव्रता बढ़ रही है तो विकिरण ऊर्जा बढ़नी चाहिए, जबकि क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो ऊर्जा है वो न्यू का पूर्ण गुणज है, न्यू के गुणजों के रूप में है, इसलिए केवल आवृत्ति पर निर्भर है ऊर्जा, इसलिए विकिरण तीव्रता पर ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। और अगली बात जो मानी गई वो क्या माना गया कि फोटॉन जो है वो प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं, तो इनका अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहते हैं या संवेग निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यूज़ करते हैं, जिसके अनुसार एच न्यू बराबर क्या होगा, mc² होगा। एच न्यू फोटॉन की ऊर्जा है और इसको हमने इक्विवेलेंट मास एनर्जी रिलेशन से mc² के इक्विवेलेंट किया है। तो इस तुल्य रिलेशन से फोटॉन का जो तुल्य द्रव्यमान मुझे मिलता है वो मिल जाता है h/c² के टर्म्स में, यानी कि आवृत्ति के टर्म्स में ही मुझे द्रव्यमान मिल जाता है। और फोटॉन का संवेग इसी आधार पर ऊर्जा हम जानते हैं E = PC होती है, तो इसलिए E का मान चूँकि मैं h रख रही हूँ तो संवेग का मान हो जाएगा h/c², यानी m/v, संवेग m/v की फॉर्म में रखते हैं तो h/c² या फिर h/c। तो यहाँ से हम फोटॉन का संवेग और फोटॉन का जो द्रव्यमान है वो तुल्यता रिलेशन से हम निकालते हैं। और माना गया कि फोटॉन की गति पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इन सबको आधार मानते हुए अब हम निकालने जाते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हम कैसे निकालते हैं उसे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि कृष्णिका में जो कुल दोलकों की संख्या है वो हमने मान ली समेशन nn के बराबर है, और इसलिए जो कुल ऊर्जा है वो है E के बराबर, इसलिए प्रति दोलक उस औसत ऊर्जा हो जाएगी E/nn के बराबर। और नियत ताप पर 0 से NH ऊर्जा वाले दोलकों की जो संख्या हमने कही है कि NN है वो किसके द्वारा दी जाएगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन संख्या इसके अनुसार दी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो संख्या है बोल्ट्जमैन फैक्टर पर निर्भर करती है और बोल्ट्जमैन फैक्टर दिया जाता है एक्सपोनेंशियल e⁻e/kBT के द्वारा। और यहाँ आपके पास E है e⁻h⁻, E का मान हमने रख दिया है -NH/kBT, और प्रोपोर्शनल होती है इसलिए कांस्टेंट आएगा n0, और n0 कहलाती है शून्य ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या। तो नियत ताप पर NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या किसके द्वारा दी जा रही है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार बोल्ट्जमैन फैक्टर को यूज़ करते हुए दी जा रही है। और कैसे दी जाती है कि nn का मान होता है n0 एक्सपोनेंशियल -h/kBT के बराबर, जहाँ kB क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, और T क्या है, कृष्णिका का परमताप है। तो कृष्णिका में कुल दोलकों की जो कुल ऊर्जा हो जाएगी वो हम इस ऊर्जा का क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो जो दोलकों की संख्या है वो nn है और ऊर्जा NH से द्वारा दी जा रही है, जहाँ n का मान 0 से इन्फिनिटी, यानी n का मान 1 2 3 4, 0 से लेकर 1 2 3 4 लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी ऊर्जा दोलकों की संभव है, इसलिए लेकिन क्वांटाइज ही है। तो इसलिए दोलकों की जो कुल ऊर्जा है कृष्णिका में वो कितनी हो जाएगी, जो कृष्णिका में दोलकों की ऊर्जा है उसकी संख्या से हमने गुणा कर दिया। हो सकता है h ऊर्जा के आपके पास 2 कण हो सकता है h ऊर्जा का 1 कण हो, 3h के 4 कण हो, इस तरह से हम इन सबको टोटल करके निकाल सकते हैं कि कितने कणों की कितनी ऊर्जा है, उन सबको गुणा करें और आपस में जोड़ दें। एक सामान्य सा मैथमेटिकल तरीका हमने यहाँ किया है दोलकों की कुल ऊर्जा निकालने के लिए। अब इसके आधार पर हम निकालते हैं दोलकों की औसत ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा में कुल कणों की संख्या क्या हमने भाग दे दिया, nn का यहाँ मान रख दिया है, तो कुल ऊर्जा मेरे पास हो गई n = 0 to infinity NH n0 एक्सपोनेंशियल -NH/kBT, और नीचे समेशन nn किया गया है। टोटल कणों की संख्या n चूँकि हमने यहाँ लिखी है समेशन nn के बराबर है, तो यहाँ पर हमने उसी का मान रखा है। तो समेशन n = 0 to infinity n0 एक्सपोनेंशियल -NH/kBT के बराबर। और मान लिया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि h/kBT किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसलिए ये बन गया n, चूँकि आपके पास ये था तो ये आपके पास बन गया है, ये रिलेशन से अगर हम जब यूज़ करते हैं तो h/kBT, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये बन जाता है, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये मान आ जाएगा NH n0 ये जो है n0 दोनों तरफ मैंने काट दिया है, और NH का मान यहाँ से बन जाएगा, n तो एज इट इज़ हो गया, और h का मान हो जाएगा x/kBT के बराबर। तो x/kBT एक्सपोनेंशियल -nx हो गया है, नीचे बच गया एक्सपोनेंशियल क्योंकि n0 मैंने काट दिया है, और ये nx हो गया है क्योंकि h/kBT x है, तो ये हो जाएगा -nx।
अब हम ये जानते हैं कि ये सीरीज़ अगर मैं खोलूँ तो ये मान सीरीज मुझे क्या मिलेगा, खोल दूंगी इस सीरीज़ को, 0 रखने पर एक्सपोनेंशियल 0 1, एन का मान 1 रखने पर e⁻x हो जाएगा, एन का मान 2 रखने पर e⁻2x हो जाएगा। इस तरह से जो पूरी सीरीज़ मुझे मिलेगी इसको खोलने पर वो हो जाएगी 1 + e⁻x + e⁻2x + e⁻3x प्लस ऑन कितने पदों तक, अनंत पदों तक। ये कौन से पदों तक जा रही है सीरीज़, हमारी अनंत पदों तक जा रही है। अब इसका हम सम करते हैं, चूँकि ये एक श्रेणी है और श्रेणी में हम जानते हैं ये जो सार्वनुपात इसका मिल रहा है मुझे e⁻x मिल रहा है, और इस श्रेणी का जब हम अनंत पदों तक योग करते हैं तो मुझे मान क्या मिल जाता है, 1/1 - e⁻x। अब इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि मुझे x n KBT इसको यहाँ पर ये वाली टर्म मुझे चाहिए, यानी एक तरह से KBT तो मैं बाहर ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा nx एक्सपोनेंशियल -nx। अब मैं देखती हूँ कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूँ। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन मुझे यहाँ मिली है अनंत पदों का योग करने पर, इसको मैं डिफरेंशियल करती हूँ, और इसको जब मैं डिफरेंशियल करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यानी मैं डिफरेंशियल कर रही हूँ किसका, d/dx ऑफ n = 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -nx का, और इधर दाईं ओर मेरे पास टर्म थी, यानी 1/e⁻x का मैं करती हूँ डिफरेंशियल, तो 1 - e⁻x की पावर n x की पावर n-1 से करते हैं, तो 1/1 - e⁻x का होल स्क्वायर, फिर हम करते हैं e⁻x का, तो -e⁻x इंटू -1 और आएगा, तो ये मान बन जाता है आपके पास अनंत पदों तक योग करने पर। तो माइनस मेरे पास 3 बार हो गया है, एक बार तो आया e⁻x करने पर, यहाँ पर माइनस था, और एक बार पावर माइनस थी तो वहाँ से माइनस आया, तो टोटल माइनस में साइन माइनस का आ गया, तो -e⁻x 1 - e⁻x का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो हमने राइट हैंड साइड का डिफरेंशियल किया वो मुझे मिला। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का जब डिफरेंशियल करती हूँ तो ये हो जाएगा -e⁻−nx का e⁻−nx होता है, और साथ में जब मैं -nx का करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, -n। तो यहाँ से दोनों तरफ से चूँकि माइनस साइन मुझे मिलता है, इसलिए मैं इसको काट देती हूँ। तो यहाँ फिर हम ये मान लें कि यहाँ माइनस था, ये मैंने काट दिया, यहाँ माइनस था, मैंने काट दिया, तो दोनों तरफ प्लस का साइन बन जाता है। अब हम चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेरे पास जो अब मान मुझे मिला n एक्सपोनेंशियल -nx का मान मुझे मिल चुका है, तो यहाँ से मैं इसका मान रख देती हूँ समीशन का, जो मेरे पास था यहाँ पर n एक्सपोनेंशियल -nx का मान मैंने रख दिया है। तो यहाँ ओवरऑल एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं समझूँ तो इसको मैं थोड़ा सा और विस्तृत कर सकती हूँ कि मेरे पास KBT इस एक्सपोनेंशियल से बाहर आ जाएगा, x भी आ जाएगा, और चूँकि समेशन n पर हो रहा है तो n = 0 to ∞ n एक्सपोनेंशियल -nx यहाँ बच जाता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर बन जाता है समेशन n = 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -nx। तो अब हमने जो श्रेणी का यूज़ करके इसका मान भी निकाल लिया है, और श्रेणी का डिफरेंशियल करके इसका मान भी निकाल लिया है। तो ऊपर नीचे मुझे ये मान भी पता है और अब मुझे ये मान भी पता है, तो दोनों मान मैं यहाँ रख देती हूँ, और रखने पर मुझे क्या समीकरण मिल जाता है कि KBT इंटू x एज इट इज़ मैंने बाहर से ही रखा है। अब यहाँ मान किसका रखा है, n एक्सपोनेंशियल -nx का, तो ये हो जाता है e⁻x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 - e⁻x का होल स्क्वायर, नीचे हमने मान रख दिया है एक्सपोनेंशियल -nx का, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 - e⁻x का मान है रखा है मैंने, दोनों तरफ यहाँ e⁻x काट देती हूँ, तो सॉल्व करके मुझे ई बार क्या मिल जाता है, KBT x e⁻x डिवाइडेड बाय 1 - e⁻x। अब यहाँ पर पुनः चूँकि मुझे आवृत्ति के टर्म से नहीं और टेम्परेचर के टर्म से मान चाहिए, तो x का मान पुनः रख दिया मैंने। x का मान किसके बराबर था, hν/kBT के बराबर, तो मैं ये मान पुनः इसमें रख देती हूँ, तो ये बन जाता है KBT hν/kBT। x का मान मैंने रखा है यहाँ पर e⁻−hν/kBT, और नीचे बन जाता है 1 - e⁻−hν/kBT के बराबर। अब यहाँ पर चूँकि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में दोलकों में जो कंपन विधाओं की संख्या है वो है n डी न्यू के बराबर, और वो हमने देखी है कि क्या मानी गई है प्रगामी कॉन्सेप्ट तरंग सिद्धांत को यूज़ करते हुए, और इसे हम आगे और भी देखेंगे जब हम ठोसों का विशिष्ट सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, तब भी हम इन कंपन विधाओं की संख्या को देखेंगे। तो ये n डी न्यू का मान हो जाता है 8π² d⁻c³। तो इसलिए न्यू से डीप न्यू परास में, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में कृष्णिका की जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा घनत्व है उसका मान हो जाएगा E न्यू डी न्यू इज इक्वल टू इस
औसत ऊर्जा को हम कुल कंपन विधाओं की संख्या से गुणा कर देंगे। तो औसत ऊर्जा हम पहले ही निकाल चुके हैं। प्रति ऑसिलेटर जो कंपनों की औसत ऊर्जा है वो है h/e⁻h/kBt -1 हमने डिराइव की है अभी अभी। और कुल कंपन विधाओं की संख्या है nu/d, इसलिए विकिरण ऊर्जा घनत्व इस परास में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू परास में मुझे क्या मिल जाता है 8πh/c³, दोनों को मैंने गुणा किया है। तो 8πh/c³ ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल e⁻h/kBt -1 × d। ये कहलाता है आवृत्ति के पदों में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब हम देखते हैं कि विकिरण जो कि हमने जो भी काम किया है वो तरंगदैर्घ्य के पदों में किया है, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या है। तो तरंगदैर्घ्य के पदों में जब हम चलते हैं तो तरंगदैर्घ्य के पदों में मुझे प्लैंक्स रेडिएशन क्या मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं तरंग समीकरण क्या है, v = ν λ। ये v की जगह हम यहाँ चूँकि फोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का वेग रखते हैं, तो c = ν λ या फिर ν = c/λ, तो d बन जाता है c/λ² d λ के बराबर। और जब ये हम इसमें रखते हैं तो मुझे मिल जाता है 8πhc/λ5 एक्सपोनेंशियल e⁻h/kBt -1 d λ। तो ये किस परास में मुझे मिला है, विकिरण नियम लैम्डा से लैम्डा प्लस d λ परास में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा घनत्व। तो विकिरण ऊर्जा घनत्व लैम्डा से d λ परास में मुझे क्या मिला है 8πhc/λ5 e⁻h/kBt -1 d λ। तो इस प्रकार से हम आवृत्ति के पदों में और तरंगदैर्घ्य के पदों में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिराइव करते हैं। अब कल हम देखेंगे कि इसके द्वारा हम क्लासिकल मैकेनिक्स के चारों नियमों को कैसे डिराइव करते हैं। धन्यवाद।